सब्जेक्ट के राजन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले 4 क्लासों में हम लोगों ने सिलेबस, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिया था और आज से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये पहला क्लास है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, ये वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है और न व्यंजनों में अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। ये अंग, अंग और अह हैं। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहा जाता है। अंग और अह अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजनों के दोनों गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों होते हैं। देखिए, अयोगवाह में आते हैं, एक ये अंग आएगा और एक अह आएगा। जो ये चंद्रबिंदी भी होता है, इन्हें भी इसी के अयोगवाह के अंतर्गत ही आते हैं। मुख्यतः जो होता है अंग अयोगवाह के कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सुलेख का उद्देश्य सुंदर लेखन में लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखते हुए वाक्य पढ़ने में, समझने में एवं देखने में अच्छे लगते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा है कि भद्दा लेखन अधूरी पढ़ाई की निशानी है। अतः लेख सदैव स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता को प्रथम वरीयता देनी होगी, तत्पश्चात स्पष्टता और सफाई का महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं? ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। अथवा करके इसको और एक तरीके से पूछ सकता है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। जब आप बोलते हैं तो उसमें से कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो उसी को बोला है ध्वनि का लोप हो जाता है। दूसरा है ध्वनि प्रकृति, किसी ध्वनि का अल्प अथवा अति उच्चारण करना। किसी शब्द को बहुत छोटे समय के लिए बोलना, ये भी बोलने का एक अशुद्ध उच्चारण है। तीसरा है ध्वनि विवर्त्य, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना। और चौथा है उच्चारण के साधारण नियमों का पालन न होना। पांचवा है शारीरिक विकृतियाँ, जैसे ओष्ठ, दंत क्षय, कोमल तालु अथवा लघुत्व। जैसे शारीरिक विकृति भी है, इसके वजह से भी अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। जैसे कोई तोतला बोलता है, वो भी शुद्ध उच्चारण बाय डिफॉल्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अनुनासिक स्वर क्या है? उत्तर, जब मुख्य द्वार बंद करके खोला जाता है, किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है, इससे जो स्वर निकलते हैं वे अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे अंग, त्र, ण, न, म। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? उत्तर, पूर्ण विराम। देखिए, यहाँ पे अल्प विराम पूछा है, लेकिन साथ में पूर्ण विराम भी दे दिया है कि अगली बार पूर्ण विराम भी पूछ सकते हैं। यहाँ विराम का ही बता दिया है। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अभिप्राय पूर्ण रूपेण रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे सोहन खेलता है और राम और श्याम विद्यालय गए थे, यहाँ पूर्ण विराम का हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछा था अल्प विराम, तो अल्प विराम का परिभाषा देखिए ये है, अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते या बोलते समय कुछ देर रुकने हेतु किया जाता है। उदाहरण के लिए, कविता, गीता और माया अपनी कक्षा में प्रथम आए। मेरे पिताजी, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण आगरा हो गया। थोड़े समय रुकने के लिए अल्प विराम, और पूरा जब वाक्य खत्म हो जाए, पूरा समय वहाँ रुकना हो, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग यानी खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। इसी को पूर्ण विराम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। उत्तर,
मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। पहला है चित्र पाठन। इसका बच्चों को चित्र का ज्ञान कर उनसे उसमें संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए। दूसरा है कहानी पाठन। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने हेतु कहा जाना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के तीसरा जो साधन है कविता पाठ। कविता द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति एवं रुचि का ज्ञान होता है। चौथा है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन में अभिव्यक्ति एवं अनुसरण। बच्चों को अभिनय हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है। पांचवा है वाद विवाद। वाद विवाद में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक तथा संकोच समाप्त हो जाता है। इससे वाक पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए अथवा लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताइए, अथवा लेखन शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए, अथवा लेखन शिक्षण की विविध विधियों कौन कौन सी हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। अथवा करके एक और तरीके से पूछ सकता है इसको, पेस्टोलॉजी की रचना विधि को समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। तो इसका सबका आंसर एक ही होगा। देखिए, छात्रों को पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना कौशल एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की सारी क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती है। लिखने की शिक्षा, बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करना सीख जाता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना अथवा पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने के पक्ष में हैं। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है बालक को इस योग्य बनाना जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। दूसरा है बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि लिखते समय यथास्थान सामाजिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सके। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य में तीसरा है बालकों ने पढ़कर, सुनकर अथवा मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा देना। पांचवा है बच्चों को सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। छठवां है बच्चों को अस्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। लिखने की शिक्षण विधियाँ। लिखने की शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्वानों में कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। वे प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है रेखांकित रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना। तीसरा है अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना। और चौथा है पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा देना। और पांचवा है मनोवैज्ञानिक विधि। ये सभी लिखने की शिक्षण विधियां हैं। अब इन सब के बारे में देखिए, ये लघुत्तरी प्रश्न है ना, तो इसमें सबको आपको बताना पड़ेगा कि कौन क्या है। पहला है रेखा विधि। अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी पड़ी, सीधी एवं बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव
बच्चों में से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे, मतलब वो लिखने में उसमें वो अच्छे से रेखा खींच पा रहे हैं, उसके बाद सधने लगे तो अक्षरों के आकार बनवाने प्रारंभ करना चाहिए। इससे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो था विधि था वो मॉन्टेसरी विधि था। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है, सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास करना चाहिए, यानी पेंसिल पकड़वाने का। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न रेखाएं खींचकर उनमें लिखने के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। दूसरा है, इसमें बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। 100 है। तीसरा, धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना शुरू करते हैं। तीसरा जो विधि है वो है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षरों की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान जाते हैं। चौथा है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में बांट ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले वे भी वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन शब्दों की शिक्षा दी जाती है। अगला जो विधि है वो है मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों की सर्वप्रथम पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब पहले पूरा वाक्य सिखाइए, फिर शब्द, उससे छोटा शब्द सिखाइए, फिर उससे छोटा अक्षर सिखाना है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर इसी को कहते हैं। इसी विधि को, मनोवैज्ञानिक विधि को ही पूर्ण से अंश की ओर की विधि भी कहते हैं। एक विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में प्रवेश करता है तो वह छोटे छोटे वाक्य को बोलना जानता है। वर्णमाला में विभिन्न अक्षर उनके ज्ञान हेतु निरर्थक तथा सारहीन होते हैं। उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता। आपस में मिलकर जब वे शब्दों या वाक्यों के रूप आते हैं तभी वे सार्थक बनते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं उनके आधार पर बालकों को सर्वप्रथम सार्थक शब्द अथवा वाक्य ही सिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? लिखिए। उत्तर, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास जरूरी है। पहला है वर्णन, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है संक्षेपीकरण एवं पल्लवन, चौथा है पत्र लेखन, पांचवा संवाद लेखन, छठवां रिपोर्ट लिखना, सातवां पुस्तक समीक्षा, आठवां जीवनी, नौवां आत्मकथा, 10वां निबंध रचना, 11वां एकांकी लेखन और 12वां कहानी लेखन, 13वां कविता लेखन। ये सभी अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास करने के तरीके हैं। प्रश्न संख्या 19 है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उच्चारण को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। पहला है, प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए तथा उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा है, प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए।
तीसरा है रि, स, श और ज्ञ वर्णों से बने अक्षरों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। चौथा है ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। पांचवा है ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते अथवा बोलते समय मध्य में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। छठवां है आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की मदद से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने हेतु कहा जाए। सातवां है ड ढ के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, छोटे बच्चे ड़ और ढ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, इनमें कंफ्यूज रहते हैं, आपस में ही बदल देते हैं एक दूसरे को। आठवां है संयुक्ताक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए, जैसे क्षमा क और स से मिलके छ बनता है, और ज्ञानी जैसे ज्ञान में ज और ज्ञ से देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये क के नीचे हलंत रहेगा लेकिन स के नीचे नहीं रहेगा। राजन सीरीज में बहुत गलत देता है। अब यहाँ पे इसका जो छ मिलकर बना होता है वो आधा क के नीचे हलंत रहेगा, स पूरा रहता है। ऐसे ही जो ज्ञान वाला ज्ञ मिल के ज्ञ जो होता है ये ज और ज्ञ से मिलकर बना होता है, यहाँ ज्ञ पूरा रहेगा, ये पूरा रहेगा, इसी नीचे हलंत नहीं रहेगा, केवल ज के नीचे हलंत रहेगा। इसको आप सुधार कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, इस एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने अति लघुत्तरी में प्रश्न में पढ़ा था वाक्यों के प्रकार, और यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। हमने बोला था कि आपको लघुत्तरी में पढ़ने को मिलेगा, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें मिश्रित वाक्य पूछा है, तो इसका उत्तर है जिन वाक्यों में एक प्रधान एवं अन्य आश्रित उपवाक्य हों, दोनों की जो जितना उतना यदि तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हों, उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ये यदि परिश्रम करोगे ये प्रधान वाक्य है, और एक आश्रित वाक्य है तो सफलता प्राप्त करोगे, ये आश्रित वाक्य है। ये योजक चिन्ह किससे जुड़ा हुआ है, तो से जुड़ा हुआ है। तो जो मिश्रित वाक्य होता है इसका डिफिनीशन आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिस वाक्य में दो उपवाक्य जुड़े हों और वो योजक चिन्ह की जो जितना उतना यदि तो आदि से जुड़े हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अथवा इसमें मिश्रित उपवाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, पहले उपवाक्य का परिणाम पहला जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे निर्भर करता है, या दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पे निर्भर करता है, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यानी परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं करोगे। तो ये जो दूसरा उपवाक्य है, सफलता प्राप्त तभी होगी जब परिश्रम करोगे, तो पहले पे डिपेंडेंट है, तो इसको मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें योजक चिन्ह याद रखेंगे कि जो जितना उतना यदि आदि होते हैं, कई बार योजक चिन्ह ही पूछ लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कोष्टक को उदाहरण सहित समझाइए। कोष्टक जो होता है ऐसे, ये छोटा कोष्टक है, इसको उदाहरण सहित समझाना है। उत्तर है कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला है क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ दिशाएं 4 होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है दिशाएं 4 होती हैं। पहला है पूर्व, ब है पश्चिम, स उत्तर और द जो है दक्षिण। दूसरा जो है इसमें कोष्टक के प्रयोग में कभी कभी वाक्य प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टकों के में रखा जाता है। जैसे भरत दशरथ के पुत्र बड़े तेजस्वी थे। जो भरत हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना हो संक्षेप में, तो उनको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है उसके बारे में। भरत कौन थे? दशरथ के पुत्र थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी हो तो उनके बगल में
कोष्टक में लिख दिया जाता है। यहाँ पे भी इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, वितरण चिन्ह को उदाहरण सहित समझाइए। वितरण चिन्ह कहते हैं 2 बिंदी रहता है और उसके बीच में एक ऐसे डैश रहता है, इसको वितरण चिन्ह कहते हैं। अब इसका वितरण चिन्ह के बारे में देखिए क्या दिया है। किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु या निर्देश हेतु वितरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं। देखिए यहाँ पे जो भेद है, अब यहाँ पे वितरण चिन्ह का प्रयोग है यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में अब बताना है। तो पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और सौ है भाववाचक संज्ञा। देखिए ये इतना एग्जाम्पल है ना कि ये पूछा हुआ था, तो बस किसी के बारे में थोड़ा समझाना हो वहाँ वितरण चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहाँ लगा हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, वितरण की जगह प्रायः डैश से काम चल जाता है। जैसे बहुत अब डबल बिंदी ना लगा के ऐसे ना करके आप सिंगल डैश भी लगा देंगे तभी काम चल जाएगा, यही लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 13, हंस पद को उदाहरण सही समझाइए। हंस पद ऐसे कर लिखते हैं, इसके बारे में दिया है, जब लिखने में भूल से कोई शब्द अथवा पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, राकेश अच्छा लड़का है। अब बहुत ही छूट गया है तो देखिए ये हंस पद यहाँ लगा के और ऊपर बहुत ही लिख दिया है। तो जब इसका जो शुद्ध वाक्य नीचे लिखा है, राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर बहुत ही छूट गया है तो उसको हंस पद के द्वारा ऊपर लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समुच्चारित समरूपी भिन्नार्थक शब्द हेडिंग है, इसमें दिया है, समुच्चारित वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से अलग होता है। जैसे अंश और अंश है, ये है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं। दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन देखिए केवल 100 का डिफरेंस है। इसमें पहले में बड़ा सा दिया है, दूसरे में छोटा सा दिया है, यानी सिपाही वाला सा दिया है। तो पहले अंश का अर्थ होगा भाग और दूसरे अंश का अर्थ होगा कंधा। और ऐसे ही अति और इति हैं। अति का मतलब होता है बहुत और इति का अर्थ होता है समाप्त। तो इसी अगला प्रश्न है, इसमें दिया है समानार्थी शब्द। समानार्थी, एक अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी पर्यायवाची अथवा समानार्थी कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी कहते हैं। अग्नि को अनल, पावक, आग, ज्वाला भी कहते हैं। ये समानार्थी, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आया हुआ था। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास से हम लोग इसके बचे हुए प्रश्न को करेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजन सीरीज़ के और भी किसी भी सब्जेक्ट के आपको राजन सीरीज का जो क्लास देखना है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।